हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में पूछ रहा है और वो कह रहा है कि अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए, क्या ऑप्शन क्या है। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जी हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा। जो वंचित शिक्षार्थी हैं उनके साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो छात्रों की सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। अब कोई बच्चा हकलाता है तो कौन सी प्रक्रिया का यूज करेंगे जिससे कि वो जो है उसका हकलाना बंद हो जाए। तो इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्तित वाक्य और प्रमाणकारी वाक्य या लंबित वाक्य। तो इसके लिए वी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि प्रवृत्तिक वाक्य क्या होता है, देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण देने का कार्य करना। जब हम बच्चे से ज्यादा देर तक बुलवाएंगे और वो बार बार बोलेगा तो वो अगलाने की उसकी जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। लिखने या अनुशब्द डिक्टेट स्पीच, ये सब प्रेग्मेटिक स्पीच, ये सब काम नहीं आएगी। उसको क्या करना है कि लंबे जो भाषण है, लंबी स्पीच है, उस पे वर्क करना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक संवेषण, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गवेषण ही रहेगा। सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। अब आप इतना बड़ा प्रश्न देख के डर गए होंगे, बट डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो कह रहा है कि जो सीखने में बच्चे हैं वो अशक्त हैं एक तरीके से, तो उनके लिए किस प्रारूप का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा संबद्ध रहेगा या कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमारा जो है संगठित अधिगम है, यही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जब हम संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करते हैं या संयोग पर बल देना, या ये कह सकते हैं कि गैर अधिगमनात्मकता तकनीक को अपनाते हैं, तो वो जो है वो अधिगम प्रारूप से संबद्ध हो जाती है। इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि समावेशी कक्षा है वह जहां, समावेशी कक्षा में क्या हो सकता है, या तो वैयक्तिक भिन्नताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा होगा, या तो वैयक्तिक भिन्नताओं वाले बच्चों के लिए उनको देखते हुए जो है पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो रहा होगा, या ये होगा ऑप्शन में कि उनके लिए उसी तरीके की विधियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि वो अनुभव से अपने वैविध्यता के साथ सीख सके। तो इस तरीके की जहां भी बात होगी वही समावेशी कक्षा होती है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये गलत हो गया। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों को ही केवल यहाँ लिख दिया था, इसलिए ये गलत हो गया। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। देखो, समाधान की अधिक संभावना की दृष्टि से देखो ये तो सही नहीं रहेगा। सक्रिय भागीदारी कब रहेगी, जब बच्चा खुद से करके सीखेंगे। ठीक है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगात्मात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। बिल्कुल, जब वो परिवेश का निर्माण करने लगता है, उनकी वैविध्यपूर्ण
को देखते हुए या उनके वैयक्तिक भिन्नता को देखते हुए जब अधिगमकर्ता उनके अनुभव के साथ प्रवेश का निर्माण करता है, तो वो कक्षा समावेशी कक्षा हो जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रदत्त कार्य कौन सा होना चाहिए? अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास नहीं। उसने अपने समवयस्की साथियों की अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिले और वह व्यस्त रह सके। व्यस्त रहने की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगी। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये उचित नहीं होगा कि वो अपने ही जो साथी हैं उन समवयस्क के उन्हें पढ़ाने लगे और उसमें ही व्यस्त रहे वो। ये तो नहीं बात हो सकती। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, बिल्कुल। जब विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए आप कोई पुस्तक का निर्माण करेंगे, तो वह जो है प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे उपयुक्त कार्य हो जाएगा कि आप उनको ऐसा बोल दो कि विशिष्ट जो विभिन्न तरीके की थीम है उनमें ध्यान को रखते हुए आप एक पुस्तक की तरीके का कोई भी चीज का निर्माण करो या पुस्तक का निर्माण करो, वह आपके लिए सुटेबल होगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना यह प्रदत्त कार्य नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय क्या किए गए हैं? तो देखो, विद्यालय की बात हो रही है और उनके नियंत्रण की दृष्टि से जो सरकारी संगठन है उनके द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। तो कौन सा उपाय सही रहेगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यालय में श्याम पद और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। अभाव क्यों होगा? वहां तो उपलब्ध कराना चाहिए ना। अध्यापकों को समय उपयुक्त योग्यता वाला ना होना, ये क्या बात हो गई? ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील ना होना। सब में निगेटिव बात बोल रहा है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ चर्चा का ना होना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम अक्षमताएं होती हैं। अधिगम अक्षमताएं कैसी होती हैं या क्यों होती हैं, उसका रीजन जानते हैं। तो जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं वो सामान्य या उससे अधिक जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वस्तुपरक तत्व है? नहीं। पठन अक्षमता के पर्याय हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांग वाले बच्चों में पाई जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ समस्या समाधान प्रायः किन विद्यालयों में संपन्न होता है या सफल होता है? तो वो वहां सफल होगा जहाँ परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होगी, ठीक है। जो कहाँ, जहाँ लचीली पाठचर्या होगी वहीं पर जो है विद्यालय में उनका जो शिक्षण है वो सफल होगा, उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। पाठ चर्चा को निरंतर समय अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए बच्चों के अनुसार। तो परिवर्तनशील लचीली पाठ चर्चा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है? अब इसके बारे में अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आज्ञानात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, या पाठ सामग्री में सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो जो संज्ञानात्मक वाला है ये प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? क्योंकि जब सामाजिक गतिविधि होगी तो वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से जो है जागृत होगी और उसके साथ सहयोग से सीखेंगे
ठीक है, तो वो एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की जो प्रश्न है वो काफी लॉन्ग है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़िए। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती हैं, वह कौन सा समुचित मार्ग अपनाएंगे या उनके लिए कौन सा समुचित मार्ग है। देखो, विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करने के लिए आपको क्या करना है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसीलिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, ये कोई बात नहीं हुई है कि त्रुटि का सबसे अच्छा सुधार का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। उसे बार बार की जाने वाली समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। नहीं, जो त्रुटि वो बार बार कर रहा है उस पे ही ध्यान देना होता है। उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य एवं सार्थक अवबोधनात्मक हस्तक्षेप करती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है, और सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। जो अध्यापक और शिक्षार्थियों की त्रुटि सुधार करने में प्रयत्न करते हैं, उनके लिए सबसे उचित यही होगा कि उन त्रुटियों का संशोधन करें जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप कर रही हैं। उनकी जो त्रुटियां उनको है सॉल्व करने की बात हो रही है। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। यही बात तो गलत हो गई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ क्षुब्ध करती हैं और फिर भी उनका संशोधन नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है या संबद्ध नहीं है। तो ये जो होता है क्या हो जाएगा, भावनाओं की आलोचना, यही जो है वो संबद्ध नहीं है। जागरूकता होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं का पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जा पूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना जो है अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंधित है। देखो, एक तो है वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान और उत्तेजित फुल है, और वहीं दूसरी जगह है वो उतना ज्यादा उत्साही नहीं है। राजेश जो है वो उत्साही नहीं है, जबकि देविका अधिक उत्साही है। तो इनका जो अंतर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भावनात्मक अनुभव का अंतर, अनुकूल का स्तर के अंतर से संबंध होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन किस चीज के लिए अनुकूल है वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन मिड डे मील की बात हो रही है, योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिणात्मक सिद्धांत इस योजना को समर्थन करता है। अब मिड डे मील की बात हो रही है तो कौन, व्यवहारवादी कहाँ से आ गया, समाज एवं संस्कृति, संज्ञानात्मक, मानवीय। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को बोध जो विद्यालय में रोके रखने के लिए, शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा कि मध्याह्न भोजन दिया जाएगा बच्चों को, ताकि वो बच्चे स्कूल में आए और शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ मानवीय प्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जो भोजन पानी मनुष्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ना, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ बिल्कुल, इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा ही जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का जो है वो स्थान रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। उनके वातावरण से ही तो उनके व्यवहार का समझने का होगा ना, क्योंकि बच्चे क्या है वो अपने आसपास के ही वातावरण से सीखते हैं। इससे प्राप्त वो जो सूचना है वो प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह क्या हो रहा है, ये देखो, एक कुर्ट लेविन थे। कौन थे, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन लिख दे यहाँ पे, कुर्ट लेविन। ठीक, कुर्ट लेविन ने अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, अधिगम के क्षेत्र का। और उनका ही मानना था कि प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझाया जा सकता है।
ठीक है। और क्या उन्होंने बोला था? और उन्होंने बोला था प्राणी तथा वातावरण जो है वो एक दूसरे से अंतः क्रिया करके ही सीखते हैं, है ना। इसीलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि यहाँ सही लिखा है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये पारिस्थितिक की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, इसीलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार-बार डांटना नहीं, ये तो गलत बात है। बच्चे को किसी के सामने डांटना डपटना नहीं है, ये गलत तरीका होता है। इसके लिए क्या है लाभकारी? ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक व्यवहार लाभकारी होगा? बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसे ऐसे स्थान पर बैठा देना चाहिए जहां कम से कम उसका ध्यान भंग हो और बच्चा जो है वो शिक्षण कार्य में एक्टिव रहे या सक्रिय रहे और करके सीखे। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।